जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान अदनान हैदर और हम हैं नुसरत जावेद के साथ मौजूद। नुसरत साहब टीवी स्क्रीन आज सजी हुई थी कि जिस तरह साबिक वजीर आजम और मुस्तकबिल के होने वाले वजीर आजम नवाज शरीफ आज आवेगा मैं फुल्ला नल आज फूल ही फूल थे। आज लाहौर की माही आवेगा। अच्छा फिर सर लाहौर की गलियों में आज फूल निछावर हुए। एक जम्मे गफीर था उनको देखने के लिए, उनकी एक नजर को। बहुत सारे लोगों ने ग्वाल मंडी की मुझे गलियां भी भेजी। हाँ अच्छा एन 130 में गए ना सर? नहीं, उन्होंने मैंने ग्वाल मंडी जगह लाहौर दे नहीं ना गए, उनको ये पता नहीं ना कभी बिलालगंज कहाँ होता है और ग्वाल मंडी कहाँ है और क्या ग्वाल मंडी हल्का नंबर 130 में आता है कि नहीं आता, अभी तक की इत्तला नहीं पहुंची। अब क्या करूं भाई, लेकिन फॉर्म में नजर आ रहे हैं। देखिए जैसे वो मानसरा में गए हैं भाई, मैंने सो एक्टिव सर। यार मैंने तुम्हें कल कह दिया था, मैंने कहा यार देखो 21 अक्टूबर को, हालांकि तुम मेरे साथ बहस कर रहे थे, उनका बहुत बड़ा मजमा था। मैं कहा नहीं यार, बात मजमे की और लोगों की तादाद की नहीं होती। मैंने कहा कि जब से मियाँ साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं 21 अक्टूबर को, मुझे आज पहली मर्तबा अपनी पुरानी ओरिजिनल फॉर्म में दिखाई दी। मतलब आप कह रहे हैं कि चार्ज्ड क्राउड जो एक टर्म यूज होती है वो? यार चार्ज नहीं होता, ये है कि जो बंदा जो उन्हें एड्रेस कर रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका एटीट्यूड, उसका कमांड एंड कंट्रोल और वो कैसे सोए कर रहे हैं अवाम के जज्बात के साथ, वो बात जो है वो मानसरा में मौजूद थी और उसके बाद से अभी तक लग रहा है कि बैटरी फुल है। ठीक है, अब ये तो हो गई आपके लिए खुशी की बात। मैं चूंकि बुनियादी तौर पर आप मुझे डिक्लेयर कर चुके हैं कि मैं एक मायूस शख्स हूँ, खदशात का मारा हुआ। आपको हैरान कर दिया ना सर ये खबर? नहीं यार, जो विजुअल आपने देखा, आपने जो अलग बात में आप मुझे जनरली मेरे बारे में आप ये महसूस करते हैं कि मैं लोगों में मायूसी फैलाता हूँ, खदशात फैलाता हूँ या फिक्रमंद रहता हूँ। मुझे भैया ये फिक्र लाहक हो रही है कि साइफर का मुकदमा तो है ही है। हाँ, तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं में जिनमें साबिक वजीर आजम भी शामिल हो सकते हैं, मेरा ख्याल है अब गद्दारी का मुकदमा चलाने की तैयारी हो रही है या गुंजाइश पैदा हो रही है। किसके खिलाफ? मैं समझा नहीं आपकी बात। आर्टिकल 6 आइन में है ना गद्दारी वाला, तो उसका क्या लेना देना बानी तहरीक इंसाफ? मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि मैं जो भी कर लूंगा आपको कभी नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि आप माशाल्लाह आपने लॉ भी पढ़ रखा है और बहुत सारी चीजों के अलावा पढ़ रखा है। तो मैंने दरखास्त कर रखी है। सईद अब्बासी हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं, या मैं बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। मतलब दोनों आप भरपूर तैयारी से हैं? ओ यार कोई भरपूर तैयारी नहीं, मैं तो बात अभी उससे कर रहा हूँ। चले मेरे भाई साहब, नया खदशा इनको लाक हुआ है। हेलो आमिर भाई, आवाज आ रही है? सुन रहा हूँ सर जी, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा आमिर, बात ये है कि नजर बज़ाहिर मुकदमा तो ये था कि जैसे ही 2018 का इलेक्शन हुआ तो इल्जामात चले थे कि कोयटा से कासिम सूरी साहब को जोर जबरदस्ती आरटीएस और वोटों की काउंटिंग के जरिए जितवाया गया था। वो दर हकीकत नहीं जीते थे। हमारे यहाँ निज़ाम अदल का ये जो बुरा हाल है कि आज तक वो असेंबली खत्म हो गई है लेकिन ये कजिया तय नहीं हो पाया कि मौसूफ दुरुस्त इलेक्ट हुए थे या नहीं। लेकिन उस सिलसिले में बात चलते चलते मुझे एहसास हुआ कि अचानक रुख मुड़ गया कासिम सूरी साहब की उस रूलिंग की तरफ जिसके जरिए उन्होंने साबिक वजीर आजम के खिलाफ जो करारदाद पेश की गई थी तहरीक अदम एतमाद, उसको नामंजूर करके रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। उसके बारे में क्या चीफ जस्टिस साहब ने ये इंदिया दिया कि उसकी बुनियाद पर गद्दारी आर्टिकल 6 इन्वोक हो सकती है? नुसरत साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मुकदमा ज़ेर समाअत था जिसमें जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी और स्टे ऑर्डर ले रखा था कासिम सूरी साहब ने, जो 3 साल से ज़ायद अरसा चलता रहा और इसी स्टे ऑर्डर के तहत वो डिप्टी स्पीकर भी रहे और फिर उन्होंने बड़े बड़े ऑर्डर्स भी, रूलिंग्स भी पास की। तो आज जब समाअत शुरू हुई तो इस मौके पर उनके जो वकील थे नईम बुखारी एडवोकेट साहब, वो बहुत तवज्जो के साथ आए और बहुत कॉन्फिडेंट के साथ आए और उन्होंने कहा कि
کیونکہ اب اسمبلی بھی جا چکی ہے, قاسم سوری صاحب کا ٹینیور بھی ختم ہو چکا ہے, لہٰذا اب اس مقدمے کو داخل دفتر کر دیا جائے کیونکہ یہ مقدمہ غیر مؤثر ہو چکا ہے. نہیں, عامر اس طرح کی غالباً ایک نظیر پہلے بھی تھی, خواجہ سعد رفیق صاحب کے خلاف ایسا مقدمہ تھا, اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا تھا, اور پھر ظاہر ہے کہ چونکہ وہ اسمبلی نہ رہی تو وہ غیر مؤثر ہو گیا تھا. غالباً بخاری صاحب اس کا حوالہ دے رہے ہوں گے. جی بالکل اس کا بھی حوالہ تھا, لیکن کیونکہ اس کیس میں وہ وکیل تھے قاسم سوری صاحب کے, تو انہوں نے قاسم سوری صاحب کا حوالہ دیا اور یہ کہا کہ قاسم سوری صاحب کا اب یہ مقدمہ ختم ہو چکا ہے, اسمبلی بھی نہیں ہے, نہ وہ ڈپٹی اسپیکر ہیں, لہٰذا اب ان کے خلاف جو نااہلی کا معاملہ ہے لہٰذا ان کو عہدے سے ان کو ڈی سیٹ کرنے کا وہ ختم ہو چکا ہے. لیکن عدالت نے اس وقت اہم معاملہ اٹھا جب عدالت نے پوچھا کہ کیا یہ 3 سال سے اسٹے آرڈر کے اوپر ڈپٹی اسپیکرشپ انجوائے کرتے رہے, اور کیوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اتنا لمبا اسٹے آرڈر چلتا رہا, کیوں سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکا, اور کیسے انہوں نے ایک اسٹے آرڈر کے اوپر چلتے ہوئے ہی ایک رولنگ بھی پاس کی, اور اس رولنگ کے اوپر پھر آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے پھر آرڈر بھی پاس کیا, ججمنٹ پاس کی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ بظاہر ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے آئین کی خلاف ورزی کی, اور اس میں یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ ان کے خلاف آئین توڑنے کی کارروائی ہو سکتی ہے. اسی کا حوالہ دیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے, اور یہ کہا کہ کیسے یہاں پر ایک تو مقدمات کی ہیرا پھیری کا انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ کیسے یہاں پر مقدمات کی ہیرا پھیری فکسیشن میں ہوتی تھی اب ایسے نہیں ہوگی. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ کیوں نہ قاسم سوری کے خلاف جو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ججمنٹ تھی, آپ کو یاد ہوگا ڈپٹی اسپیکر قاسم رولنگ کیس میں, انہوں نے کہا کیوں نہ اس پہ اوپر عمل کرتے ہوئے ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کر دی جائے. اور ایگزیکٹلی. اچھا اب عامر عرض یہ ہے, اس بات پہ آپ ناراض ہو جائیں گے میرے بھائی عدنان حیدر, جب یہ فیصلہ آیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان عزت مآب ججوں کی تصویروں کے اوپر جوتے برسا رہے تھے عاشقان تحریک انصاف. جی بالکل, جی ٹھیک ہے نا بھائی. عدالت بندیال صاحب واضح طور پر کہتے ہیں کہ قاسم سوری صاحب کی رولنگ غیر آئینی ہے. جی بالکل, لیکن یہ جس جماعت کو 4تھی مرتبہ وزارت عظمیٰ کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں, ان کی 16 مہینے حکومت رہتی ہے اور وہ اتنے واضح کلیئر آرڈر کے باوجود قاسم سوری کے خلاف جانے کی ہمت نہیں دکھاتے. کیوں؟ کس نے ان کے ہاتھ روکے؟ ریاست بچا رہے تھے, وہ ریاست جو بقول شہباز شریف کے ڈیفالٹ کر چکی نہیں, تو قاسم سوری کے خلاف ایکشن لینے سے ریاست کو کیا فرق پڑتا؟ دیر آیا دیر آیا درست آیا. سر یہ دیکھیں نا, کم از کم آپ چیف جسٹس آف پاکستان کی تعریف کریں کہ انہوں نے آئین کی سربلندی کے لیے, اور یہ جو غلط پریسیڈنٹ تھا کہ اسپیکر نے رولنگ دے دی کہ جی میں نے چیک کرا لیا ہے, وہ جو ہے سازش ہوئی ہے, لہٰذا یہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے میں خارج کرتا ہوں. بھائی یہ تو ایسا پریزیڈنٹ سیٹ ہوا ہے کہ کل کو کوئی بھی عدم اعتماد کی تحریک آئے گی, اس کا اسپیکر بیٹھا ہوگا وزیر اعظم کا, وہ ایک رولنگ دے دے گا. یہ پریزیڈنٹ جو سیٹ ہوا ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور چیف جسٹس ایک بڑا ایسا اقدام کر رہے ہیں, اگر آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں, اور میرے خیال میں لگنا چاہیے. بھائی صاحب آپ کی مدح جو ہے وہ فائز عیسیٰ صاحب کی حمایت میں ستائش, بسم اللہ, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, لیکن یہ انیشیٹو تو ماضی کے چیف جسٹس صاحب بھی کہہ چکے کہ غیر آئینی ہے. حکومت نے نہیں کیا نا. کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ ان کے اپنے مفاد ہو. کیا شہباز شریف صاحب بڑے بزی تھے سر, بتائیں. وہ سر 16 جماعتوں کو میں نے کیوں نہیں کھل کے کہتے کہ انہیں روکا؟ انہوں نے, کنہوں نے, جو ایوان صدر میں ملا کرتے تھے بانی تحریک سے کہ جان دیو جی سانو معاف کر دو, کیوں نہیں کہتے؟ یہ زبان میں کیا چھانے پڑ جاتے ہیں یہ بات کہتے ہوئے تمہیں؟ میں سمجھا نہیں, میں واقعی آپ کی بات نہیں سمجھا. قمر جاوید باجوہ نام کے کوئی صاحب ہوتے تھے شاید, انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ شہباز شریف اطلاع نہیں ہے. شہباز شریف صاحب, جی شہباز شریف صاحب ان کی ڈکٹیشن نہیں لیتے تھے. ماشاء اللہ. اچھا میرا خیال ہے نیچے ہی یعنی کام ہو جانا سی, یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ نہیں کتنے میرا نہیں, یعنی آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ کے متاحتین کی بات پر یہ سر کر کے آگے بڑھ جاتے تھے, یہ کہہ رہے ہو؟ میری بات کھل کے کہو یار, نہیں بات کھل کے کہو یار, نہیں پلیز مت کرو سر. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ بات اس طرف بڑھ رہی ہے تو اچھی بات ہے نا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ ورنہ عامر نہیں, میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میری بات کی خامخواہ کی تصدیق یا تردید کرو. میں آپ سے بنیادی طور پر ہمیشہ رپورٹنگ کی توقع رکھتا ہوں عامر بھائی, لیکن کیا آپ ایز اے کورٹ رپورٹر یہ محسوس نہیں کرتے کہ اگر معاملے پر مٹی ڈال دینی ہوتی
तो फिर कासिम सूरी को असारतन क्यों उन्होंने तलब किया है? जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। उनसे अदालत ओपन कोर्ट में बहुत से सवालात करना चाहती है और उसमें से सबसे बुनियादी सवाल तो यही है कि उन्होंने जो रूलिंग दी थी और आइन को तोड़ा था और उसमें उन्होंने अपनी एक साइंस पेश की और ये कहा कि उनको ये लगता है कि ये मुल्क के साथ गद्दारी है और बहरहाल वो तो एक अलग साइफर केस भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन्हें कन्फ्रंट करवाएगी उनकी उस जो रूलिंग है उनके साथ भी और जो उनकी स्टेटमेंट है उनके साथ भी, और अदालत फिर इसके बाद इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। अच्छा, लेकिन अदालत ने इसको नहीं, ये यहाँ ये जरूर बताइए आमिर साहब, ये आपकी बतौर सहाफी जिम्मेदारी है कि ये चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट इसको अपने तौर पे टेकअप नहीं कर रही। ये एक फैसला था उमर अताब बंदयाल का, ये उसकी कंटिन्यूएशन है, भाई उसकी इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुई? क्योंकि गैर आईनी काम तो था, उस पर फैसला भी था, एक प्रेसिडेंट जो गलत सेट हुआ उसको रोकना है, ये भी बताएं कौम को। जी बिल्कुल, ये साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मुकदमा चला जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जो रूलिंग का केस था, उसमें बाकायदा 5 रुकनी बेंच ने ऑर्डर पास किया था। उन्होंने कहा था कि जो कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी वो गैर आईनी थी और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उन्होंने आइन तोड़ा और आइन के खिलाफ वर्जी की। अच्छा नहीं आमिर भाई, ये तो बल्कि बहुत ही अच्छी बात है कि इस कार्रवाई का आगाज उन्हीं साहब से हो जिनकी हम ख्याली से बहुत फायदा उठाती रही है एक जमात। ये भी तो देखिए ना साहब, ये तो बल्कि बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन मैं अगेन एक सहाफी के तौर पर आपसे जानना चाहता हूं कि सूरी साहब आजकल अज खुद तहरीक इंसाफ के दीगर कई रहनुमाओं की तरह रूपोश हैं या कि पब्लिक में जाके अपनी कैंपेन वगैरह करते हैं, मिलते मिलाते हैं? क्या हालात है उनके? जी वो बिल्कुल रूपोश हैं, बल्कि उनकी कुछ तस्वीर भी मंजर आम पर आई जो उन्होंने जारी की और उसमें तो पहचाने भी नहीं जा रहे। गेटअप चेंज हो चुका है। जी बिल्कुल, उनका गेटअप चेंज हो चुका, दाढ़ी कटवा ली, क्लीन शेव हो चुके हैं आप। एग्जैक्टली जी, वो बाबू टाइप बन। अच्छा चले, एक बात तो यहाँ हो गई। दूसरी लेकिन इसमें मुझे समझ नहीं है एक बात, आमिर भाई ठहरिएगा, आपने कहा था शायद वो आप अनजाने में कह गए या जल्दी में आप बोल गए, आपने कहा कि ये जो आर्टिकल 6 है ये बानी की तरफ भी आप इशारा कर गए थे, तो बानी का तो कोई लेना दे कौन थे? अच्छा, वो रूलिंग्स डिप्टी स्पीकर ने दी, उसमें बानी पर कुछ वो जब इजलास हुआ था, वो इजलास कितनी देर तक होता रहा और आपको याद है फिर वो गाड़ियां वाड़ियां मूव हुई थी, याद आ गई बात को? देखिए आर्टिकल 6 का आज यहाँ जिक्र करना और कासिम सूरी को असालतन तलब करना, तो कासिम सूरी ना, नॉट बानी तहरीक इंसाफ, अब क्लियर हो गया मुझे। वो कहेगा कि मैंने इनके कहने में कहा, हुक्म था मेरे कायद का, मैंने कहा हाजिर हाजिर लहू हमारा, उसके बाद उसके ऊपर दस्तखत किए यूं, उसके फौरन बाद असेंबली की तहलील की दे दी थी ना एडवाइस। तो ये जो तुम्हारे महबूब सदर अगला नार शरीक जुर्म होगा अली, क्या बातें कर रहे हो? लेकिन जहां बात बढ़ा दिया ना फिर। जी सर, मैं जो फिर तुम बाद में मुझे कहोगे, जब हो जाएगा कहोगे जी आपकी जुबान काली है आप। अच्छा एक बात सिर्फ और बहन जी, शौकत सिद्दीकी साहब का भी तो केस चल रहा है ना, साबिक जज साहब का, उनके बारे में राय महफूज कर ली है उन्होंने, क्या वो यानी फैसला आमिर साहब? जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज उनके मुकदमे की समाअत मुकम्मल कर ली है और बुनियादी तौर के ऊपर जो अहम सवाल था अदालत का वो यही था कि क्या तकरीर के ऊपर जजेस को हटाया जा सकता है, तो फिर तो शायद आधे जजेस को हटा दिया जाए, लेकिन उस तकरीर के कंटेंट्स के ऊपर अदालत ने कहा कि मुतमईन किया जाए कि उसमें जो एलिगेशंस आयद किए गए थे क्या उनकी अलग इंक्वायरी होनी चाहिए या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये वो सवाल था जिसमें तमाम फरीकैन से जवाब भी मांगे गए थे, क्योंकि इसमें जो रिस्पोंडेंट्स थे जनरल फैज, इसके साथ ब्रिगेडियर रामे और साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अनवर खान कासी, उन्होंने अपने अपने जवाब दिए, उन्होंने तमाम इल्जामात को मुस्तरद किया। भाई ये भी बताइएगा, आपने सारी प्रोसीडिंग्स इस केस की को फॉलो भी किया है, क्या कोई रिलीफ की उम्मीद है शौकत सिद्दीकी साहब को? देखिए, क्योंकि दोनों तरफ से एक तरफ से इल्जामात हैं, एक तरफ से इल्जामात को रद्द किया जाता है, तो इसमें अब बज़ाहिर ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी और ऐसी इंक्वायरी में नहीं जाएगी, क्योंकि एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक बड़ी बॉडी है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा कि वो उसके तो बाइंडिंग्स शायद सुप्रीम कोर्ट से भी पावर ज्यादा हैं, लिहाजा वहां तक रिस्ट्रिक्ट रखा जाएगा। शायद पर्क्स प्रिविलेजेस जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के बनते हैं बतौर रिटायर्ड, शायद उन्हें यानी कि ये रिटायर्ड। लेकिन एक बात आमिर भाई, मैं आपको यहाँ पे कह सकता हूँ कि जिन दिनों ये मामला चल रहा था तो मैं तो कभी आज तक जी ऑनरेबल शौकत सिद्दीकी साहब से नहीं मिला हूँ आज तक, लेकिन
ان کے چند قریب ترین افراد مجھے کہتے تھے کہ ان کے پاس CCTV فوٹیج موجود ہے جس میں وہ صاحب جو ان سے ملاقات کو ڈینائی کر رہے ہیں وہ ان سے ملاقات کرنے ان کے گھر آتے ہیں، کیونکہ ان دنوں غالباً انہوں نے کوئی فیصلہ دے رکھا تھا فیض آباد دھرنے کے بارے میں، جی تو ان کو کوئی سیکورٹی تھریٹ تھے، جی تو ان کے گھر کو انڈر ویجیلنس رکھا جا رہا تھا اور اس کا کوئی کنٹرولنگ سسٹم ان کے بیڈ روم وغیرہ میں بھی تھا. یہ میں نے باتیں سنی. جی آپ درست کہہ رہے ہیں. آج جب سماعت مکمل ہوئی تو ان سے صحافیوں نے سوال کیے جسٹس شوکت صدیقی صاحب سے، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ جن شواہد کی بات کرتے ہیں وہ آپ عدالت میں کیوں پیش نہیں کر رہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے پاس شواہد موجود ہیں اور وہ اگر انکوائری کمیشن ہوتا ہے تو وہاں پر تمام ثبوتوں کو پیش کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ تمام ثبوت میرے پاس موجود نہیں ہیں. تو اگر انکوائری کمیشن ہی نہ بنایا، کیونکہ فائز عیسیٰ صاحب نے آنریبل نے ایک موقع پر یار یہ ریمارک بھی تو دیے ہیں عامر بھائی کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ اداروں میں جھگڑے بڑھے. اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی ذکر کیا انہوں نے، اس کے اوپر بابا ایک فقرہ انہوں نے یہ بھی کہا جو بہت امپورٹنٹ، اس صورت میں تو پھر وہ بیچارے پریس کانفرنس ہی کر پائیں گے. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ اگر وہ صاحب جو ڈینائی کر رہے ہیں انہیں یہ علم ہی نہیں تھا کہ جو وہ گفتگو کر رہے ہیں جو شوکت صدیقی ریکارڈ کر رہا ہے، تو اللہ ہی رحم کرے. بہرحال ابھی فی الحال میرا خیال ہے بریک لے لیں، کیونکہ ابھی ہم نے ایک اور ایشو پہ بھی جانا ہے. میرا خیال میں شوکت صدیقی صاحب اگر وہ ثبوت پیش کرنا کر سکتے ہوتے تو وہ کر چکے ہوتے. تو وہ غالباً وہ انتظار کر رہے تھے کہ انکوائری کمیشن نہیں بن سکتا نا، انہوں نے جوڈیشل کمیشن کی بات کر دی نا، تو اس کے انکوائری کمیشن کا مطلب یہ ہوگا جلدی سے میرے پاس انکوائری کمیشن جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کی جو کاروائی تھی اس کو انکوائر کر رہا ہے. نہیں، اس میں بنیادی طور پہ ان الزامات کے تحت جو شوکت علی صدیقی صاحب نے اپنے راولپنڈی بار میں الزامات عائد کیے تھے ان کے مطابق ان کے پاس ان تمام چیزوں کے شواہد موجود ہیں، اور جو جوڈیشل کمیشن تھا، جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، اس نے ان شواہد کو نظر انداز کر کے ان کو غیر قانونی طریقے سے برطرف کیا. یہ بنیادی اپیل ہے شوکت علی صدیقی صاحب کی. اسی کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کرے گی کہ کیا وہ شواہد جو جدید نیازی کا شعر ہے، اگر بات یوں چل پڑے تو ایسے ختم نہیں ہوتی آسانی سے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں. بہرحال آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا کیونکہ اب ہم نے اس کے بعد جانا ہے سائفر پہ. وہاں پہ بھی مجھے بھائی عدنان کے لیے کوئی اچھی خبر سننے کو نہیں مل رہی. بار بری خبروں کا ٹوکرا لے کے چلتے ہیں تو ایک بریک لے لیں گے. ویلکم بیک. اچھا بھیا، بات یہ ہے کہ بالکل ہمارے پاس وقت کی شدید کمی ہوتی ہے، لہٰذا جلدی میں تمہیں کہوں کہ خالی مصیبت یہی نہیں ہے. سائفر کیس میں کل بھی تمہارے ساتھ بار بار بحث کر رہا تھا کہ یار یہ جو گزشتہ ویکنڈ میں جو خوش فہمی پھیلائی گئی ہے وہ غلط ہے. آج اسد مجید صاحب جنہوں نے وہ سائفر لکھا تھا ان کی گواہی بھی ہو گئی ہے. اس میں اہم ترین بات جو ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس ملاقات میں ڈپٹی ہیڈ آف مشن اور ڈیفنس اٹیچی یعنی 2 لوگ اور بھی موجود تھے اس کھانے پہ، اور اس میں یہ خفیہ سائفر یا ٹیلی گرام میں خطرہ یا سازش کے الفاظ کا کوئی حوالہ نہیں تھا. یعنی سابق وزیر اعظم جو کہانی بنا رہے تھے نا کہ سازش، وہ نہیں ہے. یہ تو اب وہ یہ سائفر دینے والا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہی سفیر صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سائفر کے معاملے کو جس طرح اچھالا گیا اس سے پاکستان امریکہ تعلقات کو دھچکا پہنچا. اب بات ساری جو ہے نا اس طرح بڑھ رہی ہے، اعظم خان سمیت سابق سیکرٹری خارجہ سمیت یہ بات آ گئی کہ صاحب سائفر کی ایک کاپی وزیر اعظم ہاؤس گئی تھی اور وہاں سے واپس نہیں لوٹی. اس کے بعد یہ کہ جو اس کا غلط استعمال ہوا، اس میں کہانی کچھ اور تھی، انہوں نے کچھ اور بنائی. ٹھیک ہے، نظر بظاہر پروسیکیوشن اس طرف بڑھ رہی ہے. تو اس کے بارے میں ہم دونوں کو عامر سے رائے لینا تو غلط ہے. لیکن کل بانی تحریک کا تو جھگڑا ہوا وہاں پہ جیل سپرنٹینڈنٹ ادھر سے. لیکن اب حیرت کی بات ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب بہت زیادہ اشتعال میں آ رہے ہیں. تو آج بھی ایسا واقعہ ہوا. تو عامر آپ اس کی کوئی تفصیلات ہمیں بتا دیں. آپ کو یعنی کہ اسینشلی ہم نے اس لیے روکا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کیوں اتنا آج کل تل ملا رہے ہیں.
नुसरत साहब, अडयाला जेल में होने वाली जो तमाम प्रोसीडिंग्स हैं, अब उसमें झगड़े और छोटे मोटे लड़ाई झगड़े ये तो अब रोजाना का मामूल बनते जा रहे हैं, और कभी बानी पीटीआई उनकी तरफ से हो जाता है, आज शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से हो गया। लिहाजा आज जो वाकया हुआ वो ऐसे बात शुरू हुई कि जब फाजिल जज पहुंचे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के, तो उस मौके पर शाह महमूद कुरैशी उनसे मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि देखें, आपकी वजह से मेरे नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो गए। मैंने आपको रिक्वेस्ट भी की थी कि मेरे नॉमिनेशन पेपर्स आप अटेस्ट कर दें, तो आपने कहा कि आप उसके साथ मेरा ऑर्डर लगा दीजिएगा, लेकिन देखें मेरे आरओ ने और फिर उसके बाद एंड तक मेरे नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो गए। तो वो जब ये बात कर रहे थे तो इस दौरान जो प्रोसिक्यूटर थे राजा रिजवान अब्बासी, उन्होंने कहा कि जज साहब आप समाअत शुरू करें। तो इस पर जो शाह महमूद कुरैशी थे वो सीखपा हो गए। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? तो प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा आप कौन हैं? तो इसी में जज साहब ने फिर उनके दरमियान थोड़ी सी जरा गर्मी सर्दी कम करवाई। आमिर भाई जरा तस्हीह कीजिएगा, जो मुझ तक इतला है वो लफ्ज तुम बोला गया है, आप नहीं बोला गया। जी सॉरी, उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, तो जवाब में शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनसे पहले पूछा कि तुम कौन हो, तो प्रोसिक्यूटर साहब ने भी कहा कि तुम कौन हो। खैर वो काफी ज्यादा सूरत हाल खराब हुई, जज साहब ने बीच बचाव करवाया। फिर इस मौके पर उन्होंने कहा, जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उन्होंने प्रोसिक्यूटर साहब को कहा कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें तो बस ऊपर से लाकर यहाँ बिठा दिया गया है। तो इस पर प्रोसिक्यूटर साहब ने फिर उनको जवाब दिया कि तुम्हारी क्या औकात है। तो जज साहब ने इस तमाम जो तलखी थी इसको कूल डाउन करवाया, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी जो भी दरख्वास्त है शाह साहब, आप वो तहरीरी तौर पर दे दें, आपके जो राइट्स हैं वो आपको जरूर मिलेंगे। आप रिटन एप्लीकेशन दे दें। उसके बाद उन्हें एप्लीकेशन दी कि मेरे जो दस्तखत हैं उनको जाली करार दे दिया गया नॉमिनेशन पेपर्स के, इस वजह से क्योंकि जेल की जो इंतजामिया है उसने उसके ऊपर मोहर नहीं लगाई थी, तो इस बुनियाद के ऊपर मेरे नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए। लेकिन एक कबूल भी तो हुए हैं ना सर, वो भी तो इसी ऑर्डर के तहत हुए हैं जी। 200 क्या नाम है, सिंध वाले जी, सिंध। अच्छा नुसरत, मैं एक सवाल यहाँ आमिर भाई आपकी मौजूदगी में नुसरत साहब से पूछना चाहता हूँ, ये पैनिक क्यों क्रिएट कर रहे हैं कोर्ट रूम में? और वो आमिर भाई की एक बात जुमला कि ये मामूल बन चुका है। मेरा अपना ये ख्याल है कि जैसे मैं कह रहा था, इसीलिए मैंने कल के प्रोग्राम में दस्तबस्ता अर्ज करने की कोशिश की थी कि यार खुशफहमियां न फैलाएं। मेरा अपना ये ख्याल है कि साइफर केस जिस तेजी से बढ़ रहा है और उसको प्रोसिक्यूशन जिस समत ले जा रही है, मुझे शदीद खदशा है कि 8 फरवरी से पहले पहले इसमें सजा सुनाई जा सकती है। तो ये जो रोज लड़ाई होती है उससे बचने के लिए कि ये 8 से लेट हो जाए, मुझे शुबा है, लेकिन आमिर कैन बी बेटर प्लेस्ड। आमिर भाई 8 से पहले हो सकती है ये कि देखिए, प्रोसिक्यूशन ने अपना मुकदमा मुकम्मल कर लिया है, तमाम जो गवाह थे उनके बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं, और प्रोसिक्यूशन का ये ख्याल है कि वो अपना मुकदमा एस्टैब्लिश कर चुके हैं। अब कल से जिरा शुरू होगी, और इसमें ऑल्दो के तमाम जो वकील सफाई होते हैं, जो मुल्जिमान के वकला होते हैं, वो कोशिश करते हैं ड्रैग करने की, लेकिन अदालत और प्रोसिक्यूशन ये कोशिश कर रही है कि उनको हर सूरत ये मजबूर किया जाए कि वो जल्द से जल्द अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन मुकम्मल करें, उसके बाद 342 की स्टेटमेंट हो मुल्जिमान की, और मुकदमे का फैसला कर लिया जाए। लिहाजा आइंदा आने वाले 7 से 8 दिनों में इस मुकदमे का जो ट्रायल है वो मुकम्मल होने का इम्कान है। कल से अगर वो जिरा शुरू करते हैं और एक गवाह पर अगर वो 2 घंटे भी सर्व करें, तो आइंदा आने वाले 5 से 6 दिनों में जिरा मुकम्मल हो सकती है। और इस हवाले से अदालत वाज़ेह तौर पर यह कह चुकी है कि उन्होंने तमाम मुकदमात को छोड़कर सिर्फ इसी मुकदमे की समाअत के लिए तमाम अदालती अमला लेकर अडयाला जेल जाते हैं। लिहाजा जो वकला हैं उनको भी हदायत है कि वो जल्द से जल्द अपने दलाइल मुकम्मल करें, क्रॉस एग्जामिनेशन भी साथ मुकम्मल करें, और ताकि इस मुकदमे का फैसला किया जा सके। नुसरत साहब ने जो बात की है, बिल्कुल हालात इसी तरफ बढ़ रहे हैं कि 8 फरवरी से पहले ब्रेक की तरफ जानू सर, 30 सेकंड। जी आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 30 सेकंड में ब्रेक के फौरन बाद हम इमीडिएटली जी बगैर किसी इंट्रो के आपको मर्दान ले जाएंगे, जहां पर अदनान हैदर साहब आपको इस शहर में घूम फिर कर वहां के इंतहाबी माहौल का जायजा लेते हुए और लोगों की राय आपके सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूं मर्दान में, और मर्दान में नेशनल असेंबली के 3 हलके हैं, NA 21, NA 22 और NA 23। मर्दान को KPK की सियासत में बड़ा अहम मकाम हासिल है। ये KPK की सियासत का हमेशा से मरकज रहा है। पेशावर में जिसने भी हुकूमत बनानी हो उसको हमेशा मर्दान की सपोर्ट हर सूरत चाहिए होती है। मर्दान को ANP का किला भी कहा जाता है, ANP का गढ़ समझा जाता है, और JUI का भी एक अच्छा बड़ा वोट बैंक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक मकबूल जमात है मर्दान के अंदर, और अहम रहनुमा मर्दान से
कंटेस्ट करते हैं, तो जो बड़े अहम रहनुमा इस वक्त मैदान से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अमीर हैदर खान होती हैं, ANP से इनका ताल्लुक है, साबिक वजीर आला KPK हैं, और अली मोहम्मद खान साहब PTI से, आतिफ खान साहब साबिक सूबाई वजीर हैं, वो भी PTI से, ये तीनों NA के उम्मीदवार हैं और इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। हम आपको लेके जाएंगे NA 22 की आवाम से, पूछेंगे वो क्या सोचती है। तो ये है बाबे मर्दान, ये एक रेलवे लाइन है जो कभी आबाद हुआ करती थी, और अब जो ये रेलवे लाइन है वो बस एक मोनूमेंट टाइप ही रह चुकी है। लोगों से पूछते हैं वो किसको वोट करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी, कौन है अवामी नेशनल पार्टी का उम्मीदवार? ये हैदर खान होती हैदर खान होती साहब जीतेंगे इंशाल्लाह। इधर आतिफ खान है और दूसरा हमारे हल्के में अब्दुल सलाम है। आतिफ खान साहब जीत सकते हो? हैदर होती साहब बड़े मजबूत उम्मीदवार, पिछले बार हैदर होती जीते थे यहाँ। आतिफ खान का नंबर है इस बार। PTI वाले ने तो हमारे लिए बल्ब भी नहीं लगे। जितना काम आपको नजर आ रहा है सारा हैदर खान ने करवाया। जितना जलालत मैंने PTI की हुकूमत में देखा, अल्लाह पाक की कसम, मैंने और कई जगह नहीं देखा। मौलाना फजल रहमान, मौलाना साहब का कौन है उम्मीदवार यहाँ? अमानत शाह, PTI के कम देनो कार्ड जो करे थे, सेहत कार्ड, सेहत कार्ड, कैंसर कार्ड जो करे थे, कैंसर कार्ड, जो देनो रोकने की गलागानी नहीं दिखड़ी, हक और सच जिंदगी तेरा करे था। हक और सच तो सारे बोलते हैं। नहीं नहीं सारे नहीं बोलते, वो सिर्फ यो बोलता है। वोट पर हैदर लवर को लाटेन ला। हैदर होती साहब को क्यों देना है? सारे तो ये PTI वाले हैं। ना PTI वाले नहीं है। आतिफ खान है, हैदर होती साहब है, कौन तगड़ा उम्मीदवार है? उम्मीदवार तो हैदर होती है। हैदर होती साहब जीत सकते हैं? लेकिन ये PTI के सपोर्टर हैं और ये कह रहे हैं कि हैदर होती साहब जीतेंगे। हैदर होती साहब, इनकी शक्ल दिखाओ जी, होती साहब देखें इनको। वोट PTI को देंगे आप? जीतेगा हैदर होती। हैदर होती उसने मर्दान में काम किया था, वो भी क्यों झूठ नहीं बोलता। आतिफ खान ने नहीं किया। आतिफ खान ने कुछ नहीं किया था। 70 साल से किया लोगों को दिया क्या? नया पाकिस्तान दिया, क्या सेहत कार्ड, नया पाकिस्तान। हाँ, 200 रुपए का बिल, गैस का बिल दाखिल करते थे, अभी 50,000 रुपए का। वोट इंशाल्लाह हमारा ANP को होगा। हैदर खान हमारे हमें हर गमी खुशी में हाजिर होता है। आतिफ खान साहब भी यही होते हैं। नहीं, वो होते नहीं है, देखे नहीं हमने अभी तक। PTI को क्यों? हमारा उसके साथ मोहब्बत है और हम समझते हैं कि हम उस क्या निशान है आतिफ खान साहब का? दरंती है। इस वक्त में कोई नहीं लायक बंदा वोट का। सर देखें, इतने सारे बैनर्स लगे हुए हैं, वो इतने लोग ये तो लगाते हैं ना, लेकिन कोई बंदा नहीं है पैदे का। नहीं, इनमें से कुछ 10-12 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई भी फायदे का नजर नहीं आया आपको? मेरे नजर में नहीं है एक भी। हम तो अवामी नेशनल पार्टी को वोट देंगे। ANP को? ANP को। क्यों ANP को देना है? खपल काम खपला पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी। ANP कौन है? हैदर होती साहब? होती साहब, कैसे आदमी हो? मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, उसने सरकारी मुलाजिम के लिए बहुत खर्च कर दिया। एक टीचर हूँ, उसके लिए सर्विस स्ट्रक्चर दिया है। अच्छा, टीचर्स के लिए काम किया उन्होंने? बहुत काम किया है। आतिफ खान साहब और हैदर होती साहब के मुकाबले में लोगों का मानना है कि हैदर होती साहब ने बहुत काम किए हैं। 3 रोज 4 दिन बिजली नहीं है, गैस नहीं है, सुबह लोग बच्चा नहीं है, भूख लगते है, रोते हैं, गैस नहीं है। किसको कहे हमारा बाप लगता है वोट देते हैं, कागज भी नहीं देते। चोर, सब चोरों के लिए। हम जी हैदर खान को वोट देंगे। हैदर खान होती साहब ANP? बिल्कुल, उसने रोडे बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, कॉलेज बनाया, कोई काम इधर नहीं छोड़ा। जितना उससे हो सकता था सब कुछ करवाए। 10 साल तो PTI की हुकूमत थी, हो सकता है PTI ने कराया हो। PTI वाले कहते थे कि हम लोग ये करेंगे, आए महीने में सेट हो जाएंगे, लेकिन 2 महीने में, 4 महीने में, साल में, तो कोई कभी पता नहीं कब नहीं कराया उन्होंने कुछ भी कहा। हमारे खानदान में कितने मरीज थे, कितने ऑपरेशन थे, उसकी कार्ड की वजह से होते। तुम मुझे 50,000 रुपए दोगे, 1 लाख रुपए दोगे, उसकी कार्ड की वजह से हमने 5-5, 10 इलाज करवा रहे, वो अस्पताल किसने बनाने चाहिए पूछ लो। जिस अस्पताल पे ये इलाज करवा रहे वो किसने बना है? हैदर खान होती ने बात। जिस रोड के ऊपर ये खड़ा हुआ, ये रोड किसने बना है? माइक में मैं बातें नहीं कर सकता। ये जो अब मैं वो बताऊं। बारी। जिस रोड के ऊपर खड़ा है ये किसने बना है? PTI ने इनको सब ये तरबियत दी है कि किसी लोगों के ऊपर गप कर दो। बाकी ये उसका बोला किसी रोड के हैदर खान ने यही बना है। मैं खुद जमीयत का हूँ। गरीब हर जगह होता है, लेकिन गरीब मार्केट जो है वो मुझे मर्दान में मिली है। तो ये गरीब मार्केट है, लेकिन इस मार्केट की एंट्रेंस बड़ी खूबसूरत है। वैसे ये गरीब मार्केट है, आपको हार भी पैसों वाले नजर आएंगे। वो लोग भी बैठे हैं, वो भी पैसे जो हैं वो मनी एक्सचेंजर। तो एक बंदा है जो PTI, ANP और पीपल्स पार्टी के परचम और टोपियां बेच रहा है। सबसे ज्यादा किस जमात की चीजें बिक रही हैं? PTI है। अमीर हैदर खान होती साहब को
जीत पाएंगे वो? इंशाल्लाह, पक्की बात है? पक्की बात है। वोट तो हम नहीं देंगे, क्यों? बस इसलिए नहीं देंगे जो एक आदमी भी अच्छा नहीं है। सर आपके पास इतने उम्मीदवार हैं, कोई तो अच्छा होगा। कोई इस बार अच्छा नहीं है। सर वोट किसको देंगे? वोट शायद अनवर को अल्लाह नबी सरमीन बस किसी और को नहीं देना। और मौलाना साहब, मौलाना रहमान साहब, JUI को? JUI ने काम किए हैं यहाँ पे? काम किया है, बहुत काम किया है पीपल पार्टी को। आप मुझे पहले वोटर मिले हैं जो पीपल्स पार्टी के हैं। मैं मतलब है कि क्यों नहीं है पीपल्स पार्टी का वोटर मैदान में, क्यों नहीं नजर आ रहा? 76 से पीपल पार्टी में हूँ तो क्यों दूसरे को वोट दे दूं? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि मैदान में पीपल्स पार्टी का वोटर कहाँ गया है? यार पहले तो बहुत ज्यादा था, अब नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम। JUI को? जो किताब के हैं वो हाथ खड़ा करें। किताब के खड़ा करे, किताब वाले सारे को दिखाओ, किताब वाले हाथ खड़ा करे। ये सारा के दिखाने हैं आपने पाकिस्तान के। आप PTI वाले, PTI वाले बहुत है PTI वाला। बंदे हैं आपके पास PTI के। आप भाई जान PTI के तर्जुमान ना बना करो, सहाबी बना करो। मैं तर्जुमानी नहीं कर रहा, मैं तो जो हकीकत नहीं दिखाते कौम को। दिखा दी ना आपने आप कभी भी हकीकत नहीं दिखाओगे। सर हकीकत दिखा दी ना। पुजारी ये PTI का एक और PTI आ गया। बहुत है, आप नहीं दिखा सकते। सियासी माहौल क्या है, कौन सा उम्मीदवार ज्यादा मजबूत नजर आता है, और PTI का जो एक जोर है क्या वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है वोट बैंक में या बैलेट बॉक्स में? जी जो अवामी बहाव है जिसको हम कह सकते हैं, जज्बाती बहाव, वो तो अभी भी PTI का ही है। लोग PTI को पसंद करते हैं और ये वजह नहीं है, बल्कि एक्चुअली एक मखसूस तबके से और एक मखसूस कल्ट से जो लोग नफरत करते हैं उसके इजहार के लिए वो PTI का नाम ले रहे हैं कि वो PTI की तरफ ही। आप किससे भी पूछ लें, मेजॉरिटी आपको यही कहेगी कि वो फलां चोर डाकू, और PTI उसका जो इमेज है वो अभी तक वो अवामी इमेज मौजूद है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस अवामी जज्बात को वोट में ट्रांसलेट करना ये अहम उनसर होगा जो मुझे फिल वक्त नजर नहीं आता। आप ये कह रहे हैं कि जो लोग जज्बाती गुफ्तगू कर रहे हैं कि इमरान खान दिल में रहता है, खंबे को खड़ा कर दो कि वोट देखो, ये बैलेट बॉक्स में नहीं जाएगा। आप ये नहीं, क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है भी नहीं। 1 2 ये के जो सिंबल इनसे लिए गए, 3 ये के देखें जो अवामी बहाव को वोट में ट्रांसलेट करने के लिए मैनेजर्स की जरूरत होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, उसको मैनेज किया जाता है। आपको भी पता है 2018 में उसको किस तरीके से मैनेज किया गया। इस बार मुझे नहीं नजर आ रहा कि PTI का जो वोट बैंक है उसको बैलेट बॉक्स तक ले जाने के लिए जिस मैनेजमेंट की जरूरत है वो मैदान में नहीं है। वो वर्चुअल जलसे कर रहे हैं, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, सारा सोशल मीडिया इस्तेमाल। सरप्राइज इसका डे होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिल वक्त मुझे नजर नहीं आ रहा कि इलेक्शन के दिन ये वोटर इस इखलास के साथ और इस जज्बे के साथ बैलेट बॉक्स तक। PTI का वोटर जी। अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ ANP का गढ़ भी है, PTI का भी बड़ा वोट बैंक है। हैदर होती और आतिफ खान, क्या इन्हीं के दरमियान मुकाबला है कि JUI भी को सरप्राइज दे सकते? नहीं, एक्चुअली 3 हलके हैं हम जहाँ खड़े हैं, ये बिल्कुल मेन मर्दान डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट का मरकज है। मेन शहर है ना, बादशाह खान मेडिकल कॉलेज भी ये मेन कैपिटल है डिस्ट्रिक्ट का, और यहीं पर ही NA 22 इधर ही होता है, और NA 21 और NA 23 ये 3 हलके हैं हमारे कौमी। तो इसमें जो चूंकि 2 जो बड़े जो पहलवान हैं मर्दान के, वो इसी निशस्त पर खड़े हैं। आतिफ खान PTI के उम्मीदवार हैं NA 22 के लिए, हैदर खान अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार हैं। लेकिन आपको याद रहे कि इसी सीट पर 2018 में तमाम तर सैलाबी बहाव के साथ PTI ये निशस्त नहीं जीत पाई थी। हैदर खान सब जीत गए। कुछ वोट थे ना सर, 200-250 वोटों से जीते थे। देखें वो, लेकिन मैंने कहा ना कि जो मैनेजमेंट की गई थी उसके बावजूद वो निकल आए। तो मैं ये समझता हूं कि अब की बार वो मैनेजमेंट भी नहीं है। अब आपको कौन उम्मीद? हैदर खान साहब बहुत स्ट्रॉन्ग नजर हैदर होती ये आसानी से ये निशस्त। अच्छा JUI के पास क्या मजहबी वोट है या मर्दान? क्योंकि मैंने देखा बड़ा पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझते हैं चीजों को, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस का भरमार है। तो JUI की क्या पोजीशन है यहाँ? देखें यहाँ पर अमूमन माजी में पीपल्स पार्टी और NP रही है। JUI उस लिहाज से सिर्फ MMA के दौर में उसने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के लोग भी आते हैं, PTI
نے ایکچولی اس خلا کو پھر پی ٹی آئی نے فل کیا. تو اب کی بار جے یو آئی نے ایک اور کام کیا ہے. اب مردان سے جو 3 بڑی نشستیں ہیں, جے یو آئی نے زیادہ تر جو ٹکٹس ہیں وہ نان مولویوں کو دیے ہیں. اچھا, مطلب علماء نہیں ہے, میں نے دیکھا کہ ہر جگہ نہ مطلب سینیٹر دلاور کا جو اعظم خان بھائی اور بھتیجا عدنان, ان کو دیے ہیں جے یو آئی نے. اچھا, اس طرح سو جو یہ انہوں نے ایک ٹیکنیک لڑانے کی کوشش کی, ایک سکسیسفل پیسے والے لوگ ہیں تو لیکن اب مولوی یا جو مدرسے کا مولوی ہے یا جو مذہبی سوچ رکھتا ہے, کیا وہ بیلٹ باکس تک ایک مالدار نان مولوی کے لیے ووٹ ڈالنے جائے گا یا نہیں جائے گا, یا اس کو وہ کس طرح اپروچ کرتا ہے. لیکن کیلکولیشن یہ کی جا رہی ہے کہ شاید پیسے کے بل بوتے پہ, کیونکہ صرف مولوی سے بات نہیں بن پا رہی تھی, الیکشن میں پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, تو یہ ایک لحاظ سے ATM سے